साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूके एग्जाम क्रैकर्स पर। साथियों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत राजनीति विज्ञान विषय के तहत आज मैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं वो है राज्य की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत। ये टॉपिक साथियों उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा हेतु काफी महत्वपूर्ण है, तो कुछ प्रश्न यहां से जरूर बन सकते हैं, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखिएगा और संक्षिप्त में मैंने प्रत्येक सिद्धांत को समझाने की कोशिश की है। तो आइए साथियों शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, राज्य कब अस्तित्व में आया, यह प्रश्न साथियों हमेशा ही राजनीतिक विचारकों के विचार का एक प्रमुख विषय रहा है। और मनुष्य ने जिस जिज्ञासा के कारण राज्य की उत्पत्ति के इतिहास का पता लगाने का प्रयत्न किया, इस संबंध में साथियों इतिहास द्वारा उचित ज्ञान प्राप्त न होने के कारण विचारकों ने क्या किया कि कल्पना का सहारा लिया, और कल्पना को हम ये कह सकते हैं कि आश्रय लेकर के इन विचारकों के द्वारा कई ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया जिनसे राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कब हुई, इस व्याख्या का पता लगता है। और ये सिद्धांत हमें बताते हैं कि मनुष्य क्यों राजनीतिक संगठनों में रहते हैं, वे क्यों प्रभुत्व के सामने झुक जाते हैं, साथ ही साथ प्रभुत्व की सीमाएं क्या हैं। ठीक है, तो इन सब के संबंध में राजनीतिक विचारकों के दृष्टिकोण के आधार पर इन सिद्धांतों का प्रतिपादन इन विचारकों ने किया है। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित साथियों जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। और ये सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है साथियों, सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। आप इसको धार्मिक सिद्धांत कह सकते हैं क्योंकि ये धर्म को राजनीति से मिलाता है। ठीक है, तो इसको हम इन सभी सिद्धांतों को हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरा जो सिद्धांत है शक्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत को साथियों बल सिद्धांत या युद्ध का सिद्धांत भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद साथियों जो तीसरा सिद्धांत है परिवार सिद्धांत। और परिवार सिद्धांत भी साथियों एक पितृसत्तात्मक सिद्धांत है और दूसरा है मातृसत्तात्मक सिद्धांत। ठीक है, चौथा जो प्रमुख सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। यह इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। और यह सिद्धांत साथियों दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के विरोध में यह सिद्धांत अस्तित्व में आया, सामाजिक समझौता सिद्धांत। ठीक है, और पांचवा जो सिद्धांत है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत को क्रमिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत हैं। और आपको ध्यान रखना है कि ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत की उत्पत्ति सामाजिक समझौता सिद्धांत के विरोध में हुई है। ठीक है, और ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत साथियों ये सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है। ये सिद्धांत साथियों राज्य की उत्पत्ति की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है, या ये कह सकते हैं कि तर्कपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करता है। ठीक है, और राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है। ठीक है, तो अब हम प्रत्येक सिद्धांत को थोड़ा बहुत संक्षिप्त रूप से हम समझने की कोशिश करेंगे। राज्य की उत्पत्ति का पहला सिद्धांत है साथियों दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। और साथियों यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि राज्य की उत्पत्ति का प्रश्न बन सकता है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है, तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। धार्मिक सिद्धांत भी इसे कहा जाता है क्योंकि धर्म को राजनीति से मिलाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार साथियों राज्य मानवीय नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है, और ईश्वर राजा के रूप में अपने किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करता है। क्योंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। और राज्य की आज्ञाओं का पालन करना प्रजा का परम एवं पवित्र कर्तव्य है इस सिद्धांत के अनुसार। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं इस सिद्धांत के अनुसार
राज्य ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है तथा राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। प्रजा का कर्तव्य अथवा धर्म है कि राजा की आज्ञाओं का हृदय से पालन करे और विरोध न करे। इस सिद्धांत का समर्थन साथियों, ठीक है, यहां पर समर्थन होगा, ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इस सिद्धांत का समर्थन विभिन्न धर्म ग्रंथों में किया गया है और इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम ईसाइयों का धर्म ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट द्वारा किया गया था। और यहूदी धर्म की प्रसिद्ध जो पुस्तक है ओल्ड टेस्टामेंट, इसमें राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है साथियों। और इस संबंध में जो ईसाई संत हैं साथियों, उनका खुद का कथन भी है कि राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्यु मिलेगी। ठीक है, तो सेंट ऑगस्टाइन तथा पोप ग्रेगरी, इनके द्वारा भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है। साथ ही साथ महाभारत, मनुस्मृति आदि प्राचीन ग्रंथों में इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा गया है कि राजा का निर्माण इंद्र, मित्र, वरुण, यम आदि देवताओं के अंश को लेकर हुआ है और राजा मनुष्य के रूप में महत्वपूर्ण देवता है। जैसा कि साथियों मैंने आपको पहले भी बताया है कि मनु के अनुसार राजा सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन और अग्नि सृष्टि की इन 8 सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तियों और तत्वों से समन्वित होता है। ठीक है, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। और इसी प्रकार साथियों मिस्र और जापान में भी राजा को सूर्यपुत्र माना जाता है। अब साथियों जो प्रमुख बात आपको ध्यान रखनी है कि इस सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक जेम्स प्रथम, इंग्लैंड का जेम्स प्रथम था, जिसने अपनी पुस्तक, ये पुस्तक भी आप ध्यान रखिएगा, द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की में अपने निरंकुश शासन को उचित ठहराने के लिए यह तर्क दिया कि राजा दुष्ट या पतित भी हो तो भी प्रजा को उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। और इसलिए इसका जो एक कथन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि किसके अनुसार राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जेम्स प्रथम का कथन है। साथ ही साथ साथियों प्लूटार्क, इनके अनुसार एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता। ओके, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन विचारकों ने दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है इसका समर्थन किया है। और इसके अतिरिक्त साथियों इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक में मनु, जेम्स प्रथम के साथ साथ हीगल और होमर जैसे विद्वानों का नाम भी प्रमुख है। ठीक है, और साथ ही साथ रॉबर्ट फिल्मर, जिनकी पुस्तक है पैट्रियार्क, और बूजे, इन्होंने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के विरोध में जिस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई है वो है सामाजिक समझौता का सिद्धांत। ठीक है, तो उसको भी हम बाद में समझेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है इसके विरोध में किस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई, तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो इस प्रकार साथियों अगर अंत में हम इस सिद्धांत का एक संपूर्ण सार समझने की कोशिश करें तो इसके जो प्रमुख तत्व हैं वो ये होंगे कि राज्य ईश्वरीय संस्था है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर ही राजाओं को शक्ति प्रदान करता है और ईश्वर का प्रत्येक कार्य अनिवार्य रूप से सृष्टि के हित में होता है। ठीक है, ईश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण राजा के सभी जो कार्य हैं वो न्याय संगत और जनहित में होते हैं। इसके अतिरिक्त राजसत्ता पैतृक होती है, अर्थात पिता के बाद पुत्र सत्ता का अधिकारी होता है, और राजाओं की आलोचना या निंदा धर्म के विरुद्ध है। और इस संबंध में जेम्स प्रथम ने कहा था कि ईश्वर क्या करता है इस पर विवाद करना नास्तिकता तथा पाखंड है। और इसी प्रकार प्रजा के हृदय में राजा के कार्यों के प्रति आलोचना का भाव होना अथवा उसके द्वारा यह कहा जाना कि राजा यह कर सकता है और यह नहीं कर सकता, यह राजा का अपमान, अनादर और तिरस्कार करना है। ठीक है, इस सिद्धांत की साथियों कई तरह से आलोचनाएं हुई, इसको अनैतिहासिक व अवैज्ञानिक करार दिया गया। और इस संबंध में गिलक्राइस्ट ने लिखा है कि यह धारणा कि परमात्मा इस या उस मनुष्य को राजा बनाता है अनुभव एवं साधारण ज्ञान के सर्वथा प्रतिकूल है। यह गिलक्राइस्ट का कथन है। ठीक है, अतार्किक इसको बताया गया है क्योंकि यह सिद्धांत तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता और सभी धार्मिक ग्रंथों में ईश्वर को प्रेम और दया का भंडार बताया गया है, किंतु व्यवहार में अब तक अनेक राजा अत्याचारी और दुष्ट प्रकृति के
हुए हैं। तो इन दुष्ट राजाओं को आप समझ सकते हैं कि प्रेम और दया के भंडार, ईश्वर का प्रतिनिधि कैसे कहा जा सकता है। तो इस प्रकार ये सिद्धांत अगर हम तार्किक दृष्टि से देखें तो अमान्य हो जाता है। तीसरा साथियों, राजा आप जानते ही हैं, इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार तो राजा कहीं ना कहीं स्वेच्छाचारी हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये सिद्धांत राजा को ईश्वरीय सत्ता और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बताता है। ओके, रूढ़िवादी सिद्धांत आप इसको कह सकते हैं, अप्रजातांत्रिक सिद्धांत आप इसको कह सकते हैं, और आधुनिक समय में ये लागू नहीं हो सकता। तो इस प्रकार अंत में हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक युग में दैवीय सिद्धांत को मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन प्रारंभ में ये सिद्धांत काफ़ी उपयोगी रहा है साथियों। और इस सिद्धांत ने राज्य को दैवीय संस्था तथा राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बता करके प्रारंभिक व्यक्ति को राजभक्ति और आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया। इस सिद्धांत द्वारा साथियों व्यक्ति के व्यवस्थित जीवन का प्रारंभ हुआ, और गिलक्राइस्ट के शब्दों में यह सिद्धांत चाहे कितना भी गलत और विवेक शून्य क्यों ना हो, अराजकता के अंत का श्रेय इसे अवश्य ही जाता है। इसके बाद जो दूसरा प्रमुख सिद्धांत है वो है राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार साथियों राज्य और शासन शक्ति पर निर्भर हैं, और शक्ति से तात्पर्य बल प्रयोग से है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को बल सिद्धांत या युद्ध का सिद्धांत भी कहा जाता है। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि शक्ति से तात्पर्य बल प्रयोग से, यानी जब शक्ति संपन्न लोगों ने अपनी शक्ति के द्वारा निर्बलों को अपने अधीन कर लिया, तब राज्य की उत्पत्ति हुई। फिर जो शक्तिशाली समूह था उसका नेता पराजित समूह का भी नेता हो गया, और धीरे धीरे वही नेता इन समूहों का शासक हो गया, और इसी क्रम में जनपद, राज्य और साम्राज्य उत्पन्न हुए। ठीक है, तो राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में साथियों इस प्रकार के विचार अनेक विचारकों के द्वारा व्यक्त किए गए हैं, और राज्य की उत्पत्ति और उसके अस्तित्व का आधार शक्ति को माना गया है। तो ह्यूम ने अपनी जो पुस्तक है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली होकर अपने अनुयायियों पर अधिकार जमाकर उन पर अपना शासन लादा होगा। और डेविड ह्यूम के अनुसार राज्य की उत्पत्ति युद्धों द्वारा हुई। ये इंपॉर्टेंट कथन है। और साथ ही साथ साथियों इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्टेट, यानी शासन की उत्पत्ति। ये डेविड ह्यूम की महत्वपूर्ण पुस्तक है। राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत भी प्राचीन है साथियों, और प्राचीन यूनान के सोफिस्टों की भी ये मान्यता थी। और इसी कारण प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक, उसमें थ्रेसिमेकस ने कहा है कि न्याय शक्तिशाली व्यक्ति के हित के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह कथन कई बार आता है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। यह थ्रेसिमेकस का कथन है। ठीक है, और साथियों अगर हम शक्ति सिद्धांत के संदर्भ में प्राचीन भारतीय ग्रंथों के द्वारा राज्य की स्थापना के संदर्भ में कही गई बात को भी अगर हम समझने की कोशिश करें, तो इन ग्रंथों में भी शक्ति के आधार पर राज्य की स्थापना की बात कही गई है। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, इनमें भी बताया गया है कि देवों और दानवों के युद्ध में जब देवता पराजित हो गए तो उन्होंने शक्तिशाली इंद्र को अपना राजा बनाया और उनके नेतृत्व में विजय प्राप्त की। मध्य युग में भी साथियों धर्म सत्ता के जो प्रतिपादक रहे हैं धर्मगुरु, उन्होंने भी राज्य को पाश्विक शक्ति का परिणाम बताया है। और खुद पोप ग्रेगरी सप्तम ने सन 1880 में लिखा है साथियों कि राजाओं और सामंतों की उत्पत्ति उन क्रूर आत्माओं से हुई जो परमात्मा को भूलकर उदंडता, लूटमार, कपट, हत्या और प्रत्येक अपराध से संसार के शासक के रूप में बुराई का प्रसार करते हुए अपने साथी मनुष्यों पर मदान्धता और असहनीय धारणा के साथ राज्य करते रहे हैं। और आधुनिक युग की अगर हम बात करें तो ट्रेटस्के, बर्नहार्डी, मॉर्गेनथाउ, नीत्शे आदि विचारकों ने भी शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया है। ट्रेटस्के का कथन है कि राज्य आक्रमण और प्रतिरक्षा की सार्वजनिक शक्ति है जिसका काम युद्ध करना है। ठीक है, और ट्रेटस्के का ये कथन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि राज्य शक्ति का मूर्त रूप है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त साथियों मार्क्स ने भी राज्य को वर्ग संघर्ष का परिणाम माना है। ठीक है, और जो अराजकतावादी विचारक हैं उन्होंने राज्य को पाश्विक बल का प्रतीक माना है। ठीक है, और व्यक्तिवादी विचारकों ने शक्ति पर आधारित होने के कारण ही
राज्य को आवश्यक बुराई माना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है व्यक्तिवादियों का। ये व्यक्तिवादियों के संदर्भ में ये कथन काफी इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, ठीक है। और अराजकतावादी साथियों राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिए, अराजकतावादी राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं, ठीक है। आदर्शवादियों के अनुसार साथियों राज्य आवश्यक है, ठीक है। और मार्क्सवादियों के अनुसार या मार्क्सवादी साथियों राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की बात करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, ठीक है। और अगर साथियों हम सर्वाधिकारवाद की बात करें तो उनके अनुसार सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य ही सर्वोपरि है, ठीक है। तो इन चीजों को भी आप नोट कर लीजिए, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, ठीक है। और अराजकतावादी ये अनावश्यक बुराई मानते हैं। आदर्शवादी राज्य को आवश्यक मानते हैं। और सर्वाधिकारवाद की जो विशेषता मैंने आपको बताई कि सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है, ठीक है। तो इस प्रकार साथियों साम्यवादी विचारक भी राज्य को एक शक्तिमूलक संस्था मानते हैं, ठीक है। और लेनिन का कथन है कि राज्य पूंजीपतियों के हाथ में शोषण का साधन है, जिससे वे बहुसंख्यक जनता पर शासन करते हैं। तो लेनिन का यह कथन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साम्यवादी विचारक भी राज्य को एक शक्तिमूलक संस्था मानते हैं, ठीक है। हिटलर और मुसोलिनी ने शक्ति के आधार पर अपने क्षेत्र का निरंतर विस्तार किया है तथा इसे प्राकृतिक बताया है। अगर लीकॉक के शब्दों में हम समझने की कोशिश करें साथियों, तो लीकॉक के अनुसार राज्य का जन्म मनुष्य द्वारा मनुष्य को दास बनाने तथा निर्बल कबीले पर बलशाली कबीले की विजय द्वारा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार यह सिद्धांत जिसकी लाठी उसकी भैंस सिद्धांत पर आधारित है और यह राज्य के अधिकारों को न्यायोचित ठहराता है। साथियों जैसा कि आप जानते हैं राज्य का आधार शक्ति है और आज भी राज्य में शक्ति के लिए संघर्ष चलता रहता है, ठीक है। और ब्लंट सली के अनुसार बिना शक्ति के न तो कोई राज्य उत्पन्न होता है और न वह स्थायी रह सकता है। तो इस प्रकार साथियों ये बात स्पष्ट होती है कि राज्य की उत्पत्ति का कारण शक्ति नहीं वरन मानव चेतना है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा, मानव चेतना। और इस संबंध में गिलक्राइस्ट का कथन ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। राज्य, सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानव चेतना का परिणाम होती हैं और वे ऐसी कृतियां होती हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्य को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। इसके बाद साथियों जो तीसरा प्रमुख सिद्धांत है, ठीक है, शॉर्ट में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये परिवार सिद्धांत है और इस सिद्धांत को रक्त संबंध सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ओके। और इस संबंध में मैकाइवर का कथन काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है तथा कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो सिद्धांत है ये राज्य की जो उत्पत्ति है वो परिवार से मानता है, ठीक है। और इसको दो वर्गों में रखा गया है। पहला है पितृसत्तात्मक, ठीक है। और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं ये इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिए, हेनरी मैन। इन्होंने अपनी जो पुस्तक है एंशिएंट लॉ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस में राज्य की उत्पत्ति से संबंधित पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ठीक है। और साथियों हेनरी मैन के अनुसार समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम खोज इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती है कि समूहों को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध था, ठीक है। और अन्य अगर समर्थकों की बात करें तो डुग्वी का नाम प्रमुख है, ठीक है। इसके बाद जो मातृसत्तात्मक सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन साथियों एडवर्ड जेंक्स के द्वारा किया गया था, ठीक है। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और इस सिद्धांत के अन्य समर्थकों में मैगलेनन, मॉर्गन आदि के नाम प्रमुख हैं। तो इस सिद्धांत को आप अपने स्तर से भी देख लीजिएगा। इसके बाद साथियों राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। यह सिद्धांत साथियों एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार साथियों राज्य ईश्वरीय संस्था ना होकर के एक मानवीय संस्था है,
ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि सिद्धांत की उत्पत्ति दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के विरोध में हुई है। और यह सिद्धांत साथियों व्यक्ति को साध्य मानता है और राज्य को साधन मानता है, जबकि जो दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो राज्य को साध्य मानता है जबकि व्यक्ति को साधन मानता है। लेकिन यह सिद्धांत व्यक्ति को साध्य, राज्य को साधन मानता है। ठीक है। और इस सिद्धांत की जो उत्पत्ति है दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसके विरोध में हुई। और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ईश्वरीय संस्था ना होकर एक मानवीय संस्था है। ठीक है। और समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने पारस्परिक समझौते के द्वारा किया। ठीक है। और समझौते से पूर्व व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। किन्हीं कारणों से व्यक्तियों ने प्राकृतिक जो अवस्था थी उसका त्याग किया। ठीक है। और समझौते के द्वारा एक राजनीतिक जो समाज है उसकी रचना की। ठीक है। इस समझौते से व्यक्तियों को सामाजिक अधिकार प्राप्त हुए साथियों। ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम लीकॉक की बात करें तो लीकॉक के अनुसार राज्य व्यक्तियों के स्वार्थों द्वारा चालित एक ऐसे आदान प्रदान का परिणाम था जिससे व्यक्तियों ने उत्तरदायित्वों के बदले विशेषाधिकार प्राप्त किए। अगर हम साथियों इस सिद्धांत के विकास की बात करें तो महाभारत के शांति पर्व और कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें इस स्थिति का वर्णन हमको देखने को मिलता है कि अराजकता की स्थिति से त्रस्त होकर के मनुष्यों ने परस्पर समझौते के द्वारा राज्य की स्थापना की। ठीक है। और यूनान में सोफिस्ट वर्ग ने सर्वप्रथम इस विचार का प्रतिपादन किया और डच न्यायाधीश ग्रोशियस, पूफेंडोर्फ तथा स्पिनोजा ने इसका समर्थन किया। किंतु इस सिद्धांत का वैज्ञानिक और विधिवत प्रतिपादन हॉब्स, लॉक तथा रूसो के द्वारा किया गया साथियों। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपको बात ध्यान रखनी है कि वैज्ञानिक और विधिवत जो प्रतिपादन है वो हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा किया गया है। सर्वप्रथम रिचर्ड हुकर ने किया। ठीक है। हॉब्स साथियों जैसा कि आप जानते हैं इंग्लैंड के निवासी थे और उनके समय में राजतंत्र और प्रजातंत्र के समर्थकों के बीच गृह युद्ध चल रहा था। ठीक है। हॉब्स का विश्वास था कि देश में शांति तथा व्यवस्था की स्थापना के लिए शक्तिशाली राजतंत्र का होना बहुत जरूरी है। हॉब्स ने, आप जानते हैं, सन 1651 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी लेवियाथन, और उसमें इन्होंने समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन करके निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। हॉब्स ने साथियों सामाजिक समझौते की व्याख्या में सबसे पहले उन्होंने मानव स्वभाव की बात कही कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी नहीं है। मनुष्य एक स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी। मनुष्य को साथियों हॉब्स ने एक स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी प्राणी बताया और बताया कि मनुष्य सदैव शक्ति से ही प्रेम करता है और शक्ति प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करता है। साथियों हॉब्स के समय चल रहे इंग्लैंड के गृह युद्ध ने उसके सामने मानव का जो स्वभाव है उसका घृणित पक्ष रखा। हॉब्स मनुष्य को स्वार्थी, झगड़ालू, नीच, दुष्ट, विवेकहीन और आत्मकेंद्रित मानता था। और साथियों हॉब्स राज्य की उत्पत्ति से पहले की स्थिति को प्राकृतिक दशा का नाम देता है और इस अवस्था में मनुष्य के जीवन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था, जिससे प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य को शत्रुता की नज़र से देखने लगा। मनुष्यों को न्याय, अन्याय, उचित अनुचित, अच्छे बुरे, सत्य असत्य का कोई ज्ञान नहीं था। और हॉब्स के अनुसार साथियों प्राकृतिक अवस्था शक्ति ही सत्य है की धारणा पर आधारित थी। अगर हम हॉब्स के शब्दों में समझने की कोशिश करें तो वहाँ कोई व्यवसाय न था, कोई संस्कृति न थी, कोई विद्या नहीं थी, कोई भवन निर्माण कला नहीं थी, न कोई समाज था। मानव जीवन असत्य, दीनहीन, मलिन, पाश्विक तथा अल्पकालिक था। तो इस प्रकार साथियों हॉब्स के समझौते के द्वारा निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना की गई और इस कारण हॉब्स ने कहा कि फिर एक समझौता देखने को मिला, यानी प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों का जीवन तथा उनकी जो संपत्ति वो सुरक्षित नहीं थी। मनुष्य ने अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करके अपने दुखी जीवन से छुटकारा पाने के लिए परस्पर एक समझौता किया और एक राजनीतिक समाज का निर्माण किया। ठीक है। तो हॉब्स के अनुसार जो समझौता हुआ
प्राकृतिक अवस्था का अंत करने के लिए सभी व्यक्तियों ने मिलकर के समझौता किया। और हॉब्स अपने शब्दों में कहते भी हैं कि मैं इस व्यक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूं जिससे कि वह हम पर शासन करे, परंतु इसी शर्त पर कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसे इसी रूप में करें और इसकी आज्ञाओं को मानें। इस समझौते के अंतर्गत साथियों शासक कोई पक्ष नहीं है, यानी समझौता मनुष्यों के बीच हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हॉब्स के समझौते द्वारा निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना की गई और शासक की प्रजा के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है तथा प्रजा को शासक वर्ग के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है। इसके बाद लॉक की अगर हम बात करें साथियों, तो जॉन लॉक ने सन 1690 में अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन करके सीमित वैधानिक राजतंत्र का प्रतिपादन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। ठीक है, सीमित या जो वैधानिक संप्रभुता है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन लॉक ने। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, लॉक के अनुसार राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता अपितु स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ है। अगर साथियों हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो जॉन लॉक भी इंग्लैंड के ही निवासी थे और उनके समय में आप जानते हैं इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी और राजा के विरुद्ध संसद की अंतिम प्रभुता को स्वीकार कर लिया गया था। उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी है जो मैंने आपको बताई टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, इसी में जो सीमित वैधानिक राजतंत्र है उसका प्रतिपादन किया है। और इन्होंने मानव स्वभाव को क्या बताया है? इनके अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसमें प्रेम, सहानुभूति, दया और सहयोग की भावनाएं विद्यमान हैं। ठीक है, अगर इनके अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था की हम बात करें तो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य सुख और शांति का जीवन व्यतीत करता था। साथ ही साथ मनुष्य उस समय के नियम, तुम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो, इसका पालन करते थे। सभी मनुष्यों को अपने जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार प्राप्त थे। ओके, अब समझौते के कारण उन्होंने क्या बताया? तो लॉ के अनुसार इस आदर्श प्राकृतिक अवस्था में कुछ कमियां थी, जैसे प्राकृतिक जो नियम थे उनकी स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई थी, इन नियमों की व्याख्या करने के लिए कोई सभा नहीं थी, इन नियमों का पालन करवाने वाली कोई शक्ति नहीं थी। इन कमियों को दूर करने के लिए ही व्यक्तियों ने क्या किया? समझौता किया। ठीक है, और लॉक के अनुसार साथियों राज्य का निर्माण करने के लिए दो समझौते किए गए थे। पहला समझौता, इसके द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई, और इसके बाद जो दूसरा समझौता हुआ जिसमें शासित वर्ग ने शासक वर्ग को कानून बनाने और उनकी व्याख्या करने और उनको लागू करने का अधिकार दे दिया, किंतु ये प्रतिबंध लगा दिया कि शासक प्राकृतिक नियमों के अनुकूल और जनहित में ही कानून का निर्माण करेंगे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो समाज उसके स्थान पर दूसरी सरकार की स्थापना कर सकता है। तो इस प्रकार लॉक द्वारा सीमित या वैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। इसमें वास्तविक और अंतिम शक्ति किसमें निहित है? जनता में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद अगर हम रूसो की बात करें तो रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है साथियों, रूसो के अनुसार मनुष्य स्वभाव से अच्छा होता है और उसमें दया, परोपकार की भावना होती है। अगर रूसो के शब्दों में हम देखें तो मनुष्य मौलिक रूप से अच्छा है और सामाजिक बुराइयां ही मानवीय अच्छाई में बाधक बनती हैं। रूसो की जो प्राकृतिक अवस्था है, रूसो के अनुसार जो मानव की जो प्राकृतिक अवस्था है, तो रूसो ने इस अवस्था के व्यक्ति के लिए आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग किया है। ये कई बार पूछा भी जाता है प्रश्न, हालांकि रूसो आपके लेक्चरर के टॉपिक में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रश्न तो कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, आदर्श बर्बर की संज्ञा दी है प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति को। ओके, और इस आदर्श बर्बर को अच्छाई बुराई तेरे मेरे का कोई ज्ञान नहीं था, उसे किसी साथी की भी आवश्यकता नहीं थी, वह अपने आप में ही पूर्ण संतुष्ट था और उसमें विवेक की कमी थी। ठीक है, तो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन सरल, शांत, सुखमय और बड़ा संतुष्ट जीवन था। अब समझौते का कारण उन्होंने क्या बताया? तो रूसो के अनुसार कृषि का आविष्कार होने पर व्यक्तियों ने भूमि पर अधिकार करना शुरू कर दिया, जिससे संपत्ति और तेरे मेरे की भावना उत्पन्न हो गई। और इसलिए रूसो लिखता भी है, ये इंपॉर्टेंट है। रूसो क्या लिखता है? यह पहला व्यक्ति समाज का वास्तविक जन्मदाता था जिसने एक भूभाग को बाड़े से घेर कर कहा कि यह मेरी भूमि है, और जिसे अपने कथन के प्रति विश्वास करने वाले सरल व्यक्ति मिल गए। यानी व्यक्तिगत संपत्ति के कारण जो प्राकृतिक अवस्था है उसका आदर्श रूप क्या हो गया? नष्ट हो गया, और युद्ध, संघर्ष और विनाश का एक वातावरण जन्म लेता है। ठीक है, तो समाज की वही दशा हो गई जो हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था में थी। ठीक है, तो इसलिए समझौता हुआ
और रूसो ये कहना चाहते हैं कि इस युद्ध और संघर्ष के वातावरण को समाप्त करने के लिए व्यक्तियों ने एक स्थान पर एकत्रित होकर के समझौता किया और इस समझौते में सभी व्यक्तियों ने अपने समस्त अधिकारों का त्याग किया और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं ऐसा किया बल्कि संपूर्ण समाज के लिए उन्होंने ऐसा किया और इसके फलस्वरूप समाज की सामान्य इच्छा उत्पन्न हुई। ये जनरल विल बहुत इंपॉर्टेंट है, रूसो से संबंधित जनरल विल। ठीक है, सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अधीन है और रूसो के शब्दों में साथियों, समझौते के अंतर्गत प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर देता है और एक समूह के रूप में अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार रूसो के समझौते के द्वारा, ध्यान दें ये इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना होती है जिसमें संप्रभुता समाज में निहित होती है और जनता की सामान्य इच्छा के विरुद्ध कार्य करने वाली सरकार को हटाने का अधिकार होता है। तो इसलिए रूसो विख्यात है लोकप्रिय संप्रभुता के लिए। ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे सीमित जो संप्रभुता है, सीमित वैधानिक संप्रभुता, उसके लिए लॉक का नाम प्रमुख है, जॉन लॉक। और लोकप्रिय संप्रभुता रूसो और निरंकुश संप्रभुता जैसा हॉब्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सामाजिक समझौता सिद्धांत की साथियों राजनीतिक विचारकों के द्वारा कटु आलोचना की गई। ब्लंट सली ने इस सिद्धांत को अत्यंत भयंकर, वुलजे ने सरासर झूठ, ग्रीन ने इसे कपोल कल्पना कहकर के संबोधित किया और साथियों सर हेनरी मैन ने तो यहां तक कहा कि समाज तथा सरकार की उत्पत्ति के इस वर्णन से बढ़कर व्यर्थ की वस्तु क्या हो सकती है। बेंथम, सर फ्रेडरिक पोलक, वाहन, एडमंड बर्ग आदि विचारकों ने भी इस सिद्धांत की साथियों कटु आलोचना की और इस सिद्धांत की जो आलोचना है साथियों वो ऐतिहासिक, दार्शनिक, तार्किक, वैज्ञानिक आधारों पर की गई है। ऐतिहासिक आधार पर अगर हम देखें तो इस समझौते को अनैतिहासिक बताया गया क्योंकि साथियों ऐतिहासिक दृष्टि से यह समझौता सिद्धांत असत्य है क्योंकि इतिहास में कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि आदिम मनुष्य ने पारस्परिक समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना की हो। और इस संबंध में डॉक्टर गार्नर का जो कथन है इंपॉर्टेंट है, इतिहास में कोई ऐसा प्रमाणिक उदाहरण नहीं मिलता जिसके अनुसार ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें पहले से राज्य का पता नहीं था अपने समझौते से राज्य की स्थापना की गई है। ठीक है, दूसरा, प्राकृतिक अवस्था की धारणा गलत है। सामाजिक समझौता सिद्धांत मानव इतिहास को दो भागों में बांटता है साथियों, प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक अवस्था। तो ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो यह विभाजन असत्य है क्योंकि इतिहास में हमें ऐसी अवस्था का प्रमाण नहीं मिलता कि जब मनुष्य संगठन विहीन अवस्था में रहे हो। तीसरा साथियों, राज्य विकास का परिणाम है, निर्माण का नहीं। तो इतिहास से पता चलता है कि राज्य तथा अन्य मानव संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हुआ। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य शुरू में परिवारों में, फिर कुलों में, फिर कबीलों, जनपदों और राज्यों में संगठित हुआ। तो इस प्रकार सामाजिक समझौता सिद्धांत इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता कि राज्य का किसी एक विशेष समय पर निर्माण हुआ होगा। और अगर दार्शनिक आधार पर इसकी आलोचना की हम बात करें तो पहला है कि राज्य की सदस्यता जरूरी है, ऐच्छिक नहीं है, क्योंकि राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती है, यह अनिवार्य होती है। व्यक्ति उसी प्रकार राज्य के सदस्य होते हैं जिस प्रकार परिवार के। जैसे बर्क के अगर शब्दों में हम समझने की कोशिश करें तो वो कहते हैं कि राज्य को काली मिर्च, कहवा, वस्त्र या तंबाकू और ऐसे ही अन्य सामान्य व्यापार की साझेदारी समझौते के समान नहीं समझा जाना चाहिए जिसे अस्थायी स्वार्थ के लिए कर लिया गया हो और समझौते के पक्ष इच्छानुसार भंग कर सकते हो। इसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। यह तो समस्त विज्ञान, समस्त कला, समस्त गुणों और समस्त पूर्णता के बीच साझेदारी है। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य को ऐच्छिक समुदाय बताता है जो पूर्ण रूप से गलत है साथियों। दूसरा, राज्य और व्यक्ति के संबंधों की अनुचित व्याख्या की गई है। सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य और व्यक्ति के संबंधों की गलत व्याख्या प्रस्तुत करता है। व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध मानवीय स्वभाव पर आधारित होते हैं, किसी समझौते पर नहीं। और वॉन हॉलर के शब्दों में साथियों, यह कहना कि व्यक्ति और राज्य में समझौता हुआ उतना ही युक्ति संगत है जितना यह कहना कि व्यक्ति और सूर्य में इस प्रकार का समझौता हुआ कि सूर्य व्यक्ति को गर्मी दिया करे। ओके। तीसरा, राज्य प्राकृतिक संस्था है। देखिए, सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्तियों द्वारा किया गया है, इसलिए यह कृत्रिम संस्था है, जबकि आलोचकों के अनुसार राज्य मानव के स्वभाव पर आधारित एक प्राकृतिक संस्था है। और मालबर्न का कथन है कि राज्य व्यक्तियों के बीच स्वेच्छा से किए गए समझौते से नहीं बना,
मनुष्य को उन सामाजिक आवश्यकताओं से बाध्य होकर राज्य में रहना पड़ा जिनसे वह बच नहीं सकता था। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो ये विद्रोह का पोषक है। ये सिद्धांत राज्य को व्यक्तिगत सनक का परिणाम बताकर के विद्रोह, क्रांति, अराजकता का मार्ग प्रशस्त करता है। लाइबर के अनुसार इस सिद्धांत को अपनाने से अराजकता फैलने का डर है। ब्लंटसली के अनुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत अत्यंत भयानक है क्योंकि यह राज्य और अन्य संस्थाओं को व्यक्तिगत सनक का परिणाम बताता है। और इसके अतिरिक्त प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है। जॉन लॉक का विचार है कि प्राकृतिक अवस्था में भी व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों का उपयोग करते थे, किंतु यह धारणा नितांत साथियों भ्रामक है क्योंकि अधिकारों का जन्म समाज में होता है और राज्य में रहकर ही अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसलिए ग्रीन अपने शब्दों में कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जो कि एक असामाजिक स्थिति होती है, अधिकारों की कल्पना स्वयं ही एक विरोधाभास है। इसके अतिरिक्त साथियों सामाजिक समझौता सिद्धांत तार्किक दृष्टि से भी असंगत है क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों में जो कि राज्य संस्था से बिल्कुल अपरिचित थे, अनजान थे, और एकाएक ही राजनीतिक चेतना कैसे उत्पन्न हुई, ये बात समझ में नहीं आती है क्योंकि राजनीतिक चेतना सामाजिक जीवन में ही उत्पन्न होती है, प्राकृतिक अवस्था में नहीं, है ना। और कहा भी जाता है कि एक रात में चीता अपना रंग नहीं बदल सकता। इसके अतिरिक्त जो वैधानिक आधार पर इसकी आलोचना हुई है सिद्धांत की, तो इसमें पहला है कि प्राकृतिक अवस्था में समझौता असंभव है। आलोचकों के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में किए गए समझौते का वैधानिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है क्योंकि कोई समझौता तभी वैध होता है जब उसे राज्य की स्वीकृति प्राप्त हो, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में राज्य का अभाव होने के कारण समझौता वैध नहीं है। इसीलिए टीएच ग्रीन के शब्दों में समझौता सिद्धांत में चित्रित प्राकृतिक स्थिति के अंतर्गत कानूनी दृष्टि से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दूसरा, समझौता वर्तमान में लागू नहीं। कोई भी समझौता साथियों जिन निश्चित लोगों के बीच होता है उन्हीं पर लागू होता है और कानून के हिसाब से किसी अज्ञात समय में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया समझौता उसके बाद के समय और वर्तमान लोगों पर लागू नहीं किया जा सकता था। इसलिए साथियों बेंथम कहते भी हैं कि मेरे लिए आज्ञा पालन आवश्यक है, इसलिए नहीं कि मेरे प्रपितामह ने तृतीय जॉर्ज के प्रपितामह से कोई समझौता किया था, वरन इसलिए कि विद्रोह से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। यह मैंने बेंथम में आपको बताया है, ठीक है। तो चलिए, ये आलोचना तो इस सिद्धांत की जरूर हुई है, लेकिन इस सिद्धांत का महत्व भी है साथियों, क्योंकि सामाजिक समझौता सिद्धांत का राजनीतिक विचारों के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है, ठीक है। जैसे सामाजिक समझौता सिद्धांत ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का खंडन किया जिसमें राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, और समझौता सिद्धांत ने इस तथ्य का प्रतिपादन किया कि राज्य दैवीय नहीं बल्कि मानवीय संस्था है। इसके अतिरिक्त सामाजिक समझौता सिद्धांत ने इस सत्य का प्रतिपादन किया कि जन सहमति ही राज्य का आधार है, शक्ति अथवा शासक की व्यक्तिगत इच्छा नहीं। ओके। इसके अतिरिक्त सामाजिक समझौता सिद्धांत ने प्रभुत्व संबंधी विचारधारा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हॉब्स के विचारों के आधार पर जॉन ऑस्टिन ने वैधानिक संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किया। जॉन लॉक ने राजनीतिक प्रभुत्व के सिद्धांत को प्रेरणा प्रदान की, और रूसो के सामान्य इच्छा संबंधी विचारों ने लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार ये सिद्धांत अपने आप में काफी महत्वपूर्ण भी है। इसके बाद अंतिम सिद्धांत, काफी इंपॉर्टेंट ये सिद्धांत है, ठीक है, और महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये रहेगा। यह सिद्धांत बताता है कि राज्य न तो दैवीय कृति है, न वह शक्ति या युद्ध से उत्पन्न हुआ है, और न ही वह व्यक्तियों के बीच परस्पर समझौते का परिणाम है, ठीक है। इस सिद्धांत को साथियों क्रमिक विकास का सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति की ये वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करता है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य कोई कृत्रिम संस्था नहीं वरन एक स्वाभाविक समुदाय है। और साथियों, राज्य की उत्पत्ति का सबसे नवीन और सर्वमान्य सिद्धांत अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आप ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत, ठीक है, और इसे क्रमिक विकास का सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत भी कहा जाता है। गार्नर का कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है कई बार। राज्य न तो ईश्वर की कृति है, न वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, न परिवार का विस्तृत रूप है। यानी उनके इसी कथन को दूसरे तरीके से भी एग्जाम में पूछा गया है कि ये किसका कथन है? राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। तो साथियों, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य के विकास में सहायक तत्व कौन से? जिस प्रकार भाषा धीरे धीरे विकसित हुई तो मनुष्य में राजनीतिक चेतना धीरे धीरे जागृत हुई, और उसी प्रकार राज्य का विकास भी धीरे धीरे हुआ।
राज्य के विकास में सहायक जो महत्वपूर्ण जो तत्व हैं उनमें सबसे पहला है साथियों मनुष्य की मूल सामाजिक प्रवृत्ति। ये काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है, और एग्जाम में इसका क्रम भी पूछा जाता है, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति में जो सहायक तत्व है तो उनका क्रम, जैसे सबसे पहले मनुष्य की मूल सामाजिक प्रवृत्ति, फिर रक्त संबंध, फिर धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधियां और लास्ट में राजनीतिक चेतना, ठीक है। तो मनुष्य की मूल सामाजिक प्रवृत्ति यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने की मूल प्रवृत्ति ने ही राज्य को जन्म दिया। और अगर साथियों हम अरस्तु के शब्दों में समझने की कोशिश करें तो वो कहते हैं यदि कोई मनुष्य ऐसा हो जो समाज में न रह सकता हो अथवा जो ये कह सकता है कि मुझे केवल अपने ही साधनों की आवश्यकता है तो उसे मानव समाज का सदस्य मत समझो, वह या तो जंगली जानवर है या देवता, ठीक है। तो सामाजिक प्रवृत्ति वाले मनुष्य जब साथ साथ रहने लगे तो उनके स्वभाव और स्वार्थ अलग अलग होने के कारण उनमें विवाद पैदा हो गया और इन विवादों का समाधान करने के लिए स्वतः ही राज्य का जन्म हुआ। इसलिए राज्य मनुष्य की मूल सामाजिक प्रवृत्ति का परिणाम कहा जा सकता है। जॉन मॉर्ले का कथन भी है कि राज्य के विकास का वास्तविक आधार मनुष्य के जीवन में विद्यमान अंतर्जात प्रवृत्ति रही है। दूसरा है रक्त संबंध। साथियों, राज्य के विकास में सहायक सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण तत्व है रक्त संबंध ही है और रक्त संबंध ने जातियों और कुलों को एकता के बंधन में बांधा, उन्हें संगठन का रूप दिया, उनको मजबूती प्रदान की। और सामाजिक संगठन रक्त संबंध से ही उत्पन्न होता है और इस रक्त संबंध की जो प्रारंभिक इकाई वो परिवार था। आज्ञा पालन, राजनीतिक संगठन और शासन प्रबंध परिवार में ही पाया जाता है। और इस विषय में सर हेनरी मैन लिखते भी हैं कि समाज के प्राचीनतम इतिहास के आधुनिक जो गवेषणाएं हैं इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती हैं कि समूह को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध ही था। तो आगे चलकर जनसंख्या बढ़ी, उसके कारण कुटुंब यानी परिवार का आकार बढ़ा और जाति और कुल बने, तब समाज का जन्म हुआ। मैकाइवर का कथन, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में या बाद में समाज राज्य को। तो शुरू में रक्त संबंध माता से जाने जाते थे और बहुपति प्रथा और अस्थायी वैवाहिक संबंध की प्रथा प्रचलित थी। बाद में शक्ति, प्रभुत्व और संगठन बढ़ जाने के कारण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की जो प्रधानता है वो बढ़ने लगी। हिंसक पशुओं को पालने से, धन बढ़ जाने से, संपत्ति के आधिपत्य से और कृषि आदि उद्योगों से तथा दास प्रथा आदि के कारण पैतृक प्रभुत्व बढ़ना शुरू हुआ। रक्त संबंध पिता से माने जाने लगे और इस प्रकार पहले कुटुंब, फिर कुल, फिर समाज, बाद में राज्य अस्तित्व में आया, ठीक है। इसके बाद है धर्म, ठीक है। साथियों, धर्म ने भी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धर्म ने समाज को एकता के बंधन में बांधा। और अगर हम शुरुआती समाज की बात करें तो उसमें रक्त संबंध और धर्म एक ही वस्तु के दो पहलू थे। विल्सन के अनुसार धर्म समान रक्त का प्रतीक, उसकी एकता, पवित्रता तथा दायित्व की अभिव्यक्ति था, ठीक है। और गैटिल का कथन है कि रक्त संबंध और धर्म एक ही वस्तु के दो रूप थे और समूह की एकता उनके कर्तव्यों को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी, ठीक है। उसके बाद शक्ति, ठीक है। शक्ति तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, इस पर ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन राज्य के विकास में शक्ति या युद्ध का महत्वपूर्ण स्थान है और सामाजिक व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था में बदलने का कार्य युद्ध द्वारा ही किया गया। युद्ध, विजय और आज्ञा पालन के कारण कुटुंब जाति में, जाति कबीलों में और कबीले बड़े संगठनों में विस्तृत होते गए और राज्य का रूप बाद में उदाहरण करते रहे, ठीक है। तो इसी संबंध में जैक्स का कथन है कि जन समाज का राजनीतिक समाज में परिवर्तन शांतिपूर्ण उपायों से नहीं हुआ, यह परिवर्तन युद्ध द्वारा हुआ। और इस संबंध में ये उक्ति भी प्रचलित है कि युद्ध से राजा का जन्म होता है। उसके बाद है आर्थिक गतिविधियां। साथियों, राज्य की उत्पत्ति और विकास में मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों की सबसे इंपॉर्टेंट जो भूमिका वो रही है। और प्लेटो, मैकियावली, हॉब्स, लॉक, एडम स्मिथ और मॉन्टेस्क्यू ने भी राज्य की उत्पत्ति और विकास में आर्थिक तत्वों के योगदान को स्वीकार किया है। मार्क्स ने तो यहाँ तक कहा है कि राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गैटल का कथन, ये इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिए, आर्थिक चेष्टाएं जिनके द्वारा मनुष्य ने मौलिक आवश्यकताओं की संतुष्टि की तथा बाद में धन का संचय किया, राज्य के निर्माण में आवश्यक तत्व रही है। यानी आदिकाल से लेकर के अब तक मनुष्य 4 आर्थिक अवस्थाओं से गुजरा है। उन आर्थिक अवस्थाओं के अनुरूप ही जो तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक संगठन रहे हैं। पहला आर्थिक अवस्था आखेट वाली अवस्था थी साथियों, और इस अवस्था में मनुष्य के जीवन निर्वाह का साधन शिकार था, इसलिए मनुष्य का जीवन अस्थिर, असंगठित, भ्रमणशील था। दूसरा पशुपालन की अवस्था रही और इस अवस्था में मनुष्य पशु पालकर अपना जीवन निर्वाह करते थे, ठीक है।
यद्यपि साथियों इस अवस्था में भी उनका जो जीवन वो भ्रमणशील था, लेकिन उनमें सामूहिकता और संगठन का अंश आ गया था। तीसरी कृषि वाली अवस्था थी, और इस अवस्था में मनुष्य के जीवन का आधार कृषि हो जाने पर वे निश्चित स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगे, और निजी संपत्ति की धारणा उत्पन्न होने पर समाज में संघर्ष होने लगे। ऐसी स्थिति में कानून, न्यायालय और राजनीतिक सत्ता की स्थापना हुई। चौथा, आज की जो औद्योगिक अवस्था है, जिसमें आर्थिक जीवन के जटिल और विशाल ढांचे ने राष्ट्रीय राज्यों को जन्म दिया है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आर्थिक विकास के साथ साथ मनुष्य के राजनीतिक संगठन में भी परिवर्तन हुए, और यह राज्य के विकास पर आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव का क्या रहा है, प्रमाण रहा है। इसके बाद राजनीतिक चेतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्य के विकास में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व राजनीतिक चेतना है। ठीक है, राजनीतिक चेतना का तात्पर्य साथियों उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चेतना है जिन हेतु राज्य की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो गिलक्राइस्ट के शब्दों में अगर हम देखें तो राज्य निर्माण के सभी तत्वों की तह में, जिनमें रक्त संबंध और धर्म भी सम्मिलित हैं, राजनीतिक चेतना है, और यह सबसे मुख्य तत्व है। वुड्रो विल्सन का भी ये कथन है कि संगठन की भावना स्वाभाविक है और वह मनुष्य और परिवार के साथ उत्पन्न हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब व्यक्तियों ने किसी निश्चित स्थान पर स्थायी रूप से रहना शुरू किया और अपनी आजीविका के स्थायी साधन प्राप्त कर लिए, तो उनकी ये एक स्वाभाविक इच्छा हुई कि कहीं दूसरे लोग उनके साधनों को हड़प न लें। इस कारण क्या हुआ कि उनको नियमों की आवश्यकता महसूस हुई, और यही राजनीतिक चेतना का मूल था। शुरू में ये राजनीतिक चेतना अस्पष्ट और अव्यक्त आंतरिक अनुभूति के रूप में थी, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, ये राजनीतिक चेतना जो है प्रकाशित होने लगी और व्यक्त होने लगी। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों ये राज्य की उत्पत्ति के कुछ प्रमुख सिद्धांत रहे हैं। ठीक है, आप इनको देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब थोड़ा लास्ट में एक चीज़ आप समझ लें, उदारवादी सिद्धांत में किस किस को यहाँ पे शामिल किया जाता है, तो सामाजिक समझौता सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, तो इनको उदारवादी सिद्धांत कहा जाता है। और समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत है उसमें परिवार सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत आते हैं, और राजनीतिक जो सिद्धांत है उसमें दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत आते हैं। ठीक है, तो ये संपूर्ण वीडियो था साथियों, आप अवश्य इसको देखिएगा। काफ़ी लंबा ये वीडियो जरूर है, लेकिन आप इसकी स्पीड फास्ट करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, और ज़रूर आप इसको देखिएगा, और इससे कोई भी प्रश्न अगर आएगा तो आप निश्चित तौर पर उसको कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।